कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि धारा 131 ख के आधार पर कैसे भूमि के पट्टे के आवंटन वाले व्यक्ति को उस भूमि के ऊपर मालिकाना अधिकार प्राप्त होता है। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि अगर आपके पास पुराना पट्टा है सन 72 या 85 के दौरान और ग्राम पंचायत के द्वारा आपको भूमि का पट्टा किया गया है, तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि पुराने पट्टे के ऊपर मालिकाना अधिकार यानी कि आपकी भूमि असंक्रमणी से संक्रमणी होने का अधिकार किस धारा के अंतर्गत मिलता है। और मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के बारे में। और मैं अक्सर कर जितनी भी वीडियो बनाता हूं तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के बारे में। अब आप देखें न्यायालयों के अंदर अगर पुराने विवाद हैं तो वो विवाद उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत के कानून के तहत यानी न्यायालयों के अंदर पेंडिंग है और उनका निस्तारण भी इसी कानून के आधार पर किया जाएगा। आप सोचते हैं कि नई राजस्व उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हो गई है, जैसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, तो इससे भाई वो पेंडिंग मामले सुलझेंगे नहीं। लेकिन जो पहले नियम के, मान लीजिए कि किसी का वाद पुराना है और उत्तर प्रदेश राजस्व जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत उसका वाद न्यायालय में गया था। फिर 2006 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर नया नियम आ गया, राजस्व नियम कोड 2006। तो भाई ये जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के जो पेंडिंग मामले हैं वो उसी नियम के अनुसार ही संशोधन होगा। यही कारण है कि मैं दोनों नियमों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। तो चलिए आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। मेरे पास किताब नहीं, अगर आपके पास नियम रेवेन्यू कोड की किताब है तो उसे खोल लें, क्योंकि जहाँ से मैं पढ़ लेता हूँ उसे सेम टू सेम आपको उसी तरीके से वीडियो पर बताता हूँ। अगर आपके पास है तो खोल लें। आप अगर किताब लेकर बैठे हुए हैं तो नियम 132 और 33 को ज़रूर खोल लें। और आज इस नियम के आधार पर, वैसे कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था नियम 32 और 33 के बारे में, लेकिन आज मैं यहाँ उस नियम के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। क्या है, आसामी की भूमि की बेदखली कैसे होती है, वर्णन कैसे है 32 में और 33 में इन भूमियों का, तो मैं आज आपको विस्तार से बता रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं और आप एक अच्छा यूट्यूबर की से जानकारी लेना चाहते हैं तो भाई अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा ये आपसे निकल जाएगा। बाद में आप ढूंढते फिरेंगे कि कोई चश्मे वाला भी था, वीडियो बनाता था और भाई वो फिर उसकी वीडियो नहीं मिली। तो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कोई भी सवाल है तो मेरे व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है और स्क्रीन पर भी आप यहाँ पर देखिए, आजू बाजू में मेरे आपको मिल जाएगा। इस पर आपका कोई पुराना विवाद है तो आप मुझे डॉक्यूमेंट्स उसके दिखा सकते हैं। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मैंने आज इस वीडियो में आपको बताना है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 धारा 32 और धारा 33 के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ। किताब खोल लेना। धारा 32 क्या है, इसके अंदर ये एक सुरक्षा कवच है। ये सार्वजनिक उपयोग की भूमि की एक सुरक्षा कवच की धारा है। और आपको बता दूं कि इसके अंदर ग्राम पंचायत में जितनी भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि आती है और जैसे चरागाह, जैसे तालाब, जैसे वगैरह वगैरह, ये सब धारा 32 में वर्णित है। और आपको बता दूं कि धारा 32 इन भूमियों के लिए एक सुरक्षा कवच है। समझ गए आप मेरी बात? ये आपको गौर से समझने वाली बात है। अगर आपसे कहे कि आपके वाद के अंदर ये लिखा है कि ये भूमि धारा 32 से वर्णित है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि वो भूमि या तो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, खाद के गड्ढे हो सकते हैं, चरागाह की भूमि हो सकती है, कल्याण की भूमि हो सकती है, और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से होली दहन की भूमि हो सकती है, या फिर इस प्रकार से भाई तालाब के साथ साथ कब्रिस्तान की भी भूमि हो सकती है, या सरणी छेदों की भी भूमि जो आबादी में होती है, जिसके ऊपर भवन निर्माण इस प्रकार से यानी बनाए जाते हैं। तो ये सब भूमि ग्राम पंचायत के भूमि प्रबंधक समिति के अधीन होती हैं और इन सभी ज़मीनों का वर्णित आपको धारा 32 के अंदर मिलेगा। धारा 32 उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, यार बहुत लंबा नाम है,
थक जाता हो, समझ लेना कि 1950 के नियम में ही आपको मिलेगा, भूमि जमींदारी एवं विनाश भूमि व्यवस्था के अंदर। 2006 के अंदर इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग है, लेकिन नियम सब कुछ वही है। तो चलिए आपको बताता हूँ कि इस प्रकार की जितने भी भूमि ग्राम पंचायत के भाई अंदर होते हैं, उनका एक सुरक्षा कवच, एक कोड होता है, धारा 32। अब भाई बात करता हूँ मैं धारा 33 के अंदर किस प्रकार की भूमि है। किताब तो आपने शायद खोल ही रखी होगी। धारा 33 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950। धारा 33 के अंदर जितनी भी असामी भूमि होती हैं उन भूमियों को रखा गया है। और साथ आपको बता दूं कि ऐसी भूमि के ऊपर धारा 33 के अंदर भी ऐसी भूमि के पट्टे किए जाते हैं और पट्टे किए जाते हैं, लेकिन वो भूमि के पट्टे असामी भूमि के पट्टे कहलाए जाते हैं। यानी कि उस पट्टे के लेने वाले को असामी भूमिधर का अधिकार प्राप्त होता है। समझ गए ना आप मेरी बात। धारा 32 में सार्वजनिक उपयोग की भूमि एक सुरक्षा कवच धारा है, और धारा 33 के अंदर इस प्रकार की भूमि होती है जिन भूमियों के पट्टे दिए जा सकते। मान लीजिए कि आपके अभी धारा 32 में चरागाह का जिक्र हुआ। चरागाह की जो भूमि होती है वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि भी होती है, लेकिन चरागाह की भूमि अगर ज़्यादा होती है तो उस भूमि का पट्टा भी हो जाता है। तो उस भूमि को रखा गया है धारा 33 के अंदर भी। और ऐसी भूमि जैसे कि नदी के तल की भूमि है वो भी रखी गई है धारा 33 में, जिस भूमि का यानी पट्टा हो सकता है। लेकिन अगर इस भूमि का पट्टा आपको हो जाता है तो ये भूमि आसामी भूमिधर ही कहलाया जाएगा। बहुत से यूट्यूबर मैंने देखा है यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, उन्हें पता नहीं आसाम में क्या, संक्रमणी क्या है, ये क्या है, वो क्या। संक्रमणी को भी इतने विस्तार से बताते हैं कि उन्हें शायद खुद ही मालूम नहीं, वो अचंभे से सोचते होते हैं कि यार ये तो मुझे भी पहली बार पता चला है। तो कहने का मतलब यही है कि धारा 32 के अंदर इस प्रकार की भूमि होती है और धारा 33 के अंदर इस प्रकार की भूमि होती है। अब बात यहाँ पर आती है कि अकरम भाई, बहुत से लोग मुझसे इसी प्रकार का सवाल करते हैं कि अकरम भाई हमारे पास असामी भूमि का पट्टा था, लेकिन असामी भूमि के पट्टे के ऊपर हमारा कब्जा भी था, और फिर वो पट्टा हमारा साहब सरकार ने छीन लिया, यानी कि हमारी एक पड़ोसी ने शिकायत कर दी, फिर वो पट्टा हमारा साहब निरस्त हो गया। तो यहाँ पर आपको कान खोलकर सुन लेने वाली बात है, इसलिए तो कहता हूँ कि वीडियो के लास्ट में आकर मैं बहुत सारी बातें ऐसी बताता हूँ जो बिल्कुल डायरेक्ट आपके वाद या आपके दिल से गुजरती हुई बातें होती हैं। भाई हमारा आसामी का पट्टा था और वो पट्टा साहब निरस्त हो गया है। अकरम भाई बताइए अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए, यहाँ वीडियो में समझ लिए, कॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं, पहले आप वीडियो में समझिए। वही लोग मुझे कॉल करते हैं जो लोग मेरी पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, आधी अधूरी वीडियो देखी, नंबर मिला और मुझे कॉल कर दिया। उन्हें खुद ही पता नहीं किस प्रकार का आपका भूमि का पट्टा था। मेरे भाई, आसामी भूमि का अगर आपके पास पट्टा है तो उसका समय खुला हुआ होता है, आपको 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो 10 वर्ष के बाद वो पट्टा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, और भले ही आपका उस पर कब्जा है, लेकिन भूमि प्रबंधक समिति को ये अधिकार होता है जब भी आपका पट्टा निरस्त होता है तो भूमि प्रबंधक समिति आपको वहाँ से खारिज कर देती है, या फिर एसडीएम तहसीलदार या कोई भी आपको उस भूमि से खारिज कर उस भूमि को वापस ग्राम पंचायत की भूमि यानी ग्राम पंचायत के अधिकार में उस भूमि को दे देता है। नंबर 1 बात यही हुई। अब आसामी भूमि का पट्टा क्यों कैंसिल होता है ये भी सुन लीजिए। मान लिए समय से पहले ही भाई हमारा तो पट्टा कैंसिल हो गया था, अकरम भाई समय से पहले क्यों हो गया है, ये हमारे साथ गद्दारी है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आसामी के लिए भूमि का पट्टा दिया गया है आपको, तो वो केवल कृषि भूमि के कृषि आप उसमें कार्य कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, कुक्कुट पालन कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर कोई अस्थायी निर्माण या औद्योगिक प्रक्रिया के तहत कोई अस्थायी निर्माण बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो समझ लीजिए कि आपका पट्टा समय से पहले ही कैंसिल हो जाएगा। या फिर आपके पास श्रेणी 33 धारा के तहत किसी भी श्रेणी वर्ग का पट्टा है जो आसामी कहलाता है, और वो पट्टा तुरंत यानी कि वो पट्टा तुरंत वो हो जाता है कैंसिल। तो ऐसे में आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की होगी। गलती यही होती है इंसान से कि वो अपनी भूमि यानी खेती करने के बजाय किसी पड़ोसी को दे देता है, फिर उसकी शिकायत हो जाती है तो पट्टा भाई निरस्त हो जाता है। समझिए ना आप मेरी बात। अब बात ये आती है कि अगर आपका आसामी भूमि के ऊपर कब्जा है और उस कब्जे को, किताब तो शायद आपने खोल रखी होगी, अगर आपने वो नियम खोल रखा है तो इस नियम धारा 32-33 के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ ये साफ स्पष्ट ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे मैं बता रहा हूँ। अब सुनिए कि भाई आसामी की भूमि से
बेदखली, आसामी की भूमि से बेदखली अकरम भाई कैसे होती है, तो मैं आपको बता दूं कि नियम 146 धारा 146 के अंतर्गत, यानी कि अगर धारा 146 यानी कि भूमि से आसामी भूमि के पट्टे की बेदखली, यानी कि भाई अगर आपने ऐसी भूमि है कि भाई आपकी किसी ने शिकायत कर दी है कि जनाब इसे आसामी भूमि का पट्टा हुआ था, लेकिन इसने उस पट्टे को गलत तरीके से यूज किया है, ना तो उसमें कुक्कुट पालन किया है, ना उसमें बागवानी की है, ना उसमें खेती की है, इसने तो सीधा उसमें फैक्ट्री लगा दी है या उसका गलत तरीके से उपयोग कर रहा है, तो धारा 146 के तहत उसकी वहाँ से शिकायत होने के बाद उसकी बेदखली की जा सकती है, यानी उसका पट्टा निरस्त हो सकता है और धारा 209 के अंतर्गत उसे नोटिस दिया जा सकता है। और धारा 9 यानी कि आसामी भूमि की या किसी भी भूमि के द्वारा अगर गलत उपयोग किया गया है तो नोटिस 209 के आधार पर उसे मिल जाता है। और यही कारण होता है आसामी भूमि, यार मैं बहुत सी भूमियों के बारे में आपको बता रहा हूँ, पूरा रेवेन्यू कोड मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियो के ऊपर यानी डाल दिया है, और एक प्रदेश का नहीं सभी प्रदेशों का लगभग, झारखंड से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आपको बताऊं ऐसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी के रेवेन्यू कोड मैंने पूरे ज़बानी रट रखे हैं, उन्हीं के आधार पर ही मैं वीडियो बनाता हूं। तो ऐसे होती है मेरे भाई आसामी भूमि के पट्टेदार की बेदखली, और धारा 32 और 33 के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। और अब मुझे आशा है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, वीडियो को भी लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फेसबुक के माध्यम से शेयर भी ज़रूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल लिख कर बताएं, जैसे मैं साफ़ सुथरा बोलता हूँ ऐसे ही आप साफ़ सुथरा लिखिए और हौसला अफजाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।